बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैपिटल स्पेशल के साथ मैं हूं शादाब रियाज और आज हम बात करेंगे इजराइल ईरान इशू के ऊपर। इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि कुछ अर्सा कबल जब आपको याद होगा कि अचानक हमारे हमसाया मुल्क, हमारे दुश्मन भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया और हमारी मुतअद्दिद बार मोहब्बत प्यार से बाज़ करने के बावजूद वो बाज़ नहीं आया, तो फिर हमें सिर्फ 4 घंटे अपने जोहर दिखाने पड़े और फिर सब लेट गए। ये बड़ी अहम बात है और आप ये सोच रहे हैं कि मैं यहाँ पर ये बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इसके फ़ौरन बाद जब यहाँ पर नाकामी होती है तो दूसरी तरफ इजराइल ईरान पर हमला कर देता है। ईरान भी मुसलसल समझाने में मसरूफ़ कि ये ना करें, हमारे पास कीमियाई हथियार हैं। कीमियाई हथियारों की क्या इनका माजी क्या है, ये कीमियाई हथियार कहाँ कहाँ किस किस तरीके से इस्तेमाल किए, ये भी मैं आज आपसे इस प्रोग्राम में शेयर करूँगा। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब पाकिस्तान ने भारत को इबरतनाक शिकस्त दी तो उसके बाद इजराइल ने ईरान पे हमला कर दिया, यानी कि एक इस्लामी मुल्क को टारगेट किया गया, आगे से भरपूर जवाब मिला, फिर दूसरे इस्लामी मुल्क को टारगेट कर दिया गया। मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट हैं दानियाल राठौर साहब, उनके साथ मौजूद हैं अली तारिक, ये भी सीनियर जर्नलिस्ट हैं। दोनों पाकिस्तान की दो अहम सियासी जमातों की बीट करते हैं। दानियाल राठौर जो हैं ये मुस्लिम लीग नून को कवर करते हैं, जबकि अली तारिक साबिक हुक्मरान तहरीक इंसाफ को कवर करते हैं। जी जनाब, आज आपको मैंने दोनों को इस पे इसलिए ज़हमत दी है कि जनाब इसराइल के ऊपर जो मामला चल रहे हैं, ये बड़ा जिस तरीके से ईरान जो कर रहा है, ईरान के साथ जो किया जा रहा है, और इससे पहले अगर हम माजी में देखें तो इसराइल का जो गाज़ा के ऊपर जो फ़लस्तीन के निहत्ते लोगों को, बच्चों को अस्पतालों तक को नहीं छोड़ा गया, इसराइल की इतनी ज़्यादा बर्बरियत सामने आई। दानियाल, आपसे सवाल करते हैं। इसराइल ने इल्ज़ाम लगाया कि इराक़ के पास कीमियाई हथियार थे सद्दाम हुसैन के दौर में, सबको पता है, और फिर हमला कर दिया, तबाही मचाई ईरान के अंदर। सद्दाम हुसैन समेत कई लोग चीखते रहे कि हमारे पास कीमियाई हथियार नहीं हैं, जो कि बाद में साबित भी हुआ नहीं निकले। अब फिर एक मरतबा ईरान के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि जी कीमियाई हथियार हैं। ईरान ये जवाब देता है कि हमारे पास कीमियाई हथियार तो नहीं है, लेकिन इसके बग़ैर हम बड़े अच्छे तरीके से जंग लड़ सकते हैं, और वो उन्होंने साबित भी किया, वो साबित भी कर रहे हैं। जितना इस वक्त ईरान इसराइल को टकरा है, मेरा ख्याल है कि इसराइल को भी एक दफ़ा नानी याद आ गई होगी। अच्छा, अब ये दानियाल सवाल ये है कि क्यों ये बार बार ये एक इल्ज़ाम लगा दिया जाता है। देखिए, अगर हम कीमियाई हथियारों की या एटम बम से मुताल्लिक कोई बातें करें तो मेरा ख्याल है, या दहशत गर्दी से मुताल्लिक बात करें तो इस वक्त इसराइल से बड़ा दहशत गर्द तो कोई नहीं है। तो ये इल्ज़ाम लगाते हैं इस्लामी ममालिक पे और फिर हमला कर देते हैं। बहुत शुक्रिया सबसे पहले शादाब साहब आपका। ये बड़ा अहम टॉपिक है और इस वक्त पूरी दुनिया इस इसराइल ईरान जंग को देख भी रहे हैं, और तमाम लोग ये चाहते हैं कि दुनिया में अगर अमन है तो वो उसी सूरत हो सकता है कि जंग ना हो। और गुज़श्ता दिनों जब मशरिक़ वस्ता के दौरे पर डोनाल्ड ट्रंप थे, प्रेसिडेंट अमेरिका, वो भी यही बात कर रहे थे कि हमें अब जंग नहीं, अब हमें अमन की बात करनी चाहिए, माशी तौर पर, तजारती लिहाज पे है। यहाँ पे ये देखना बड़ा ज़रूरी है, जैसे आपने अपने इंट्रो में भी जिक्र किया कि इंडिया ने पाकिस्तान पे जैसे अटैक किया और फिर इसराइल ने ईरान पर अटैक किया। इंडिया और इसराइल ये दोनों एक दूसरे के हामी हैं, और यूँ कहा जाए कि इंडिया पिट्ठू है इसराइल का तो गलत नहीं है। ये एक सोची समझी जो साजिश के तहत जो है ये किया गया कि वाक़या पहलगाम बना के, उसके पीछे अगर देखें तो जिस तरह से इसराइल गज़ा में फ़लस्तीनियों पर और निहत्ते लोगों पर जुल्म ढा रहा था, और पूरी दुनिया में एक एहतजाज था, अमेरिका में भी एहतजाज हो रहा था, उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए ख़ास तौर पे पाकिस्तान, इंडिया के मुसलमान काफ़ी ज़्यादा इस बात पर कर रहे थे, और ईरान भी इस चीज़ पर कर रहा था। अच्छा, इसमें आपको थोड़ा सा ऐड करूँगा, सिर्फ मुसलमान नहीं, वो अमेरिका में कई दीगर मज़ाहिब के लोग हैं, सिख बरादरी बड़ी, जिन्होंने इनकी बर्बरियत के ऊपर, इसराइल की बर्बरियत के ऊपर बड़ा आवाज़ उठाई है। बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है ना वो। आप देखें कि उस चीज़ को किस तरह से किया गया, और एक ख़ास मीटिंग हुई हमारे ज़राए के मुताबिक, और इंटरनेशनली तौर पर यह फ़ैसला किया गया कि इंडिया के ज़रिए पाकिस्तान को काबू में किया जाए और ईरान से हम खुद निपट लेंगे। अच्छा, डबल डिप्लोमेसी खेली इस तरह से कि एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप यानी कि अमेरिका ईरान के
साथ जौहरी मुआहदे की तरफ जा रहा है और वो बात भी कर रहा है। 7 मार्च को एक ख़त लिखा जाता है अमेरिका की जानिब से कि हम आपके साथ जौहरी मुआहदा करना चाहते हैं, और इससे पहले भी मुआहदे की कोशिश हुई, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप पहले अपने दौरे हुकूमत में इस पर विड्रॉ कर गए थे। दोबारा से फिर ये शुरू की गई और फिर एक तरफ ख़त लिखा जाता है, दूसरी तरफ धमकी लगाई जाती है। 10 अप्रैल को वाइट हाउस से जो बयान जारी हुआ उसमें कहा गया कि अगर आपने हमसे जौहरी मुआहदे ना किए तो ईरान पर हम इसराइल के ज़रिए हमला करवाएंगे, और वही हुआ। और इन्होंने पहले जो टेस्ट मॉक एक्सरसाइज के तौर पर वाक़या पहलगाम बनाकर इंडिया ने पाकिस्तान पर हमला करने की कोशिश की, पाकिस्तान ने उसको किस तरह से नाको चने चबाए, 4 घंटे में वो 4 दिनों की जंग जो है वो मुका दी और उस टिंड कर दी उनकी। और लाहौर में कहते हैं ना वो ओदी टिंड करती है, तो इंडिया की टिंड कर दी। और वो अपने आप को समझता था कि मैं इस एशिया का टाइगर हूँ। इंडिया इस वक्त किसी भी जगह पे जाता है, दरवाज़ा खड़काता है और एक जगह पे मौजूद भी होता है और मुलाकात नहीं होता। और जो इंडिया का इस वक्त वो हाल है, वो टाइगर, वो वाला टाइगर वो वाला टाइगर उस वक्त जो है ना अचानक पहुंच जाते हैं फ्रांस के वो वज़ीर आज़म ने कहा है आप भी आ गए हैं यहाँ पे, आपको किसने दावत दी? तो कहते जी मैं अभी रात को ही आया हूँ। तो खैर अगर नेतन्याहू की बात की जाए वज़ीर आज़म इसराइल के, तो वो पिछले 30 साल से यही राग लापते हुए नज़र आ रहे हैं कि भाई एक बड़ी ज़ख़ीरा कर लिया है, कीमियाई हथियार बन जाएंगे, जौहरी ताकत बन जाएगा, न्यूक्लियर पावर बन जाएगा। और ईरान को उनको बराह रास्त खतरा है, क्योंकि इस वक्त जो सुप्रीम लीडर हैं ईरान के आयतुल्लाह ख़मेनी साहब, उन्होंने वाज़े तौर पर कर दिया ये कैंसर की रसूली है इसराइल। और माजी बड़ा ख़ास है कि अगर 1979 से पहले देखें तो इसराइल और ईरान आपस में हामी और दोस्त थे, और 1970 में पहला सफारत खाना जो बना था इसराइल ने वहाँ पर अपना सफ़ीर भी भेजा। यहाँ पर जब रिजीम चेंज होता है, रज़ा शाह पहलवी का दौर जब ख़त्म होता है, उसके बाद ये आपस में इनकी फूट पड़ती है और वो इसराइल को उन्होंने नासूर पाकिस्तान मुसलमानों के लिए समझा, और उस चीज़ से इसराइल को हमेशा नज़र आता था कि पहले ईरान और फिर पाकिस्तान हमारे साथ है। बिल्कुल ठीक है, मैं भी आपसे अभी आगे भी चलूंगा। इसराइल डेफिनेटली एक नासूर था, है और रहेगा। यहाँ पर शादाब साहब मैं थोड़ा सा वाकया कर दूं कि 1995, 96, 2006, 2012 एक आपका वाकया सुनते हैं। अली तारिक बोर होना शुरू हो गया है। अच्छा अली, ईरान को मालूम था, पूरी दुनिया को पता था कि इसराइल इस किस्म की बेशर्मी करेगा। अच्छा, फिर उसके इंटेलिजेंस भी जाहिर है, पूरी दुनिया के इंटेलिजेंस को पता था, लोग बातें कर रहे थे कि इसराइल ये करने जा रहा है। इसके बावजूद इसराइल हमला करता है और ईरान के जो उनके चीफ हैं, आर्मी चीफ हैं, उनके बाद फिर 6-7 साइंसदान हैं, इनको उन्होंने मार दिया। क्या इसराइल का इंटेलिजेंस ईरान का इंटेलिजेंस कमज़ोर था? क्या वजह हुई? क्या वो सोए हुए थे, उनको पता नहीं? गो के बाद में उन्होंने इस वक्त जो तेल अवीव के अंदर, जो दीगर शहरों में इसराइल के जो हालात किए हुए हैं, उसका इजरायली कभी सोच भी नहीं सकते थे। लेकिन उस वक्त ये क्या हुआ कि इतना बड़ा नुकसान हो गया स्टार्ट में ही? तो शुक्रिया, जो आपका सवाल है ये बड़ा $1 मिलियन क्वेश्चन है कि ईरान को पहले से पता था, बल्कि ईरान को नहीं पूरी दुनिया को पहले से पता था कि इसराइल ने हमला करना है। न्यूयॉर्क टाइम में खबर छपी कि आने वाले दिनों में इसराइल हमला करेगा ईरान पे, और पूरी दुनिया के जो दफाई एनालिस्ट हैं वो ये बातें कर रहे हैं। लेकिन ईरान क्यों सोया रहा? बेसिकली जो मैंने इस पे थोड़ा पढ़ा है या मालूमात इकट्ठी की है, जब ये इसराइल हमला करने जा रहा था ईरान पर, उसी टाइम पे अमेरिका मुज़ाकरात कर रहा था ईरान से, बिल्कुल ओमान में। और मुज़ाकरात के वक़्त अब ये ईरान की कह लें कि गलतफहमी थी या धोखेबाजी में उसको रखा गया है। ये एक बड़ी वजह है कि एक तरफ तो मुज़ाकरात चल रहे हैं अमेरिका के साथ उसके कि आपके पास जो अमेरिका कह रहा है कि जो आपके पास न्यूक्लियर या हथियार हैं वो हम मिलकर कर लेते हैं, कितना आए, कोई ऐसा बड़ा धमाका ना करें, कोई सेटलमेंट कर लेते हैं। लेकिन दूसरी जानब इसराइल ने फिर वहाँ हमला कर दिया। तो मेरा ख्याल है कि ईरान जो है वो गलतफहमी का शिकार भी हुआ है। और सबसे बड़ी बात इसमें ये है कि सर जो ईरान के अंदर इंडियंस का बहुत ज़्यादा आमदोरफ्त भी है और वहाँ पे गद्दार बहुत ज़्यादा हैं। अभी हमने देखा होगा सोशल मीडिया पे कि मज़ाइलों पे लोगों को बांधा हुआ है और फिर उनके बहुत ज़्यादा इंडियंस को गिरफ़्तार किया है। फिर इसके बाद इसराइली फ़ौज के जो लोग थे वो वहाँ पर जासूसी कर रहे थे। तो ईरान को ये चीज़ जो है ना, सबसे अहम नुकसान ये मेरा ख्याल दे गई है कि वहाँ की जो अहम चीज़ें थी, वो जो ट्राउट थे, वो सारी चीज़ें वहाँ तक पहुँचा रहे थे। और एक सर अखबार के मुताबिक, न्यूयॉर्क टाइम के मुताबिक, उन्होंने ये लिखा है कि जो अमेरिका है ये डबल गेम खेल रहा था। एक तरफ तो उसको मुज़ाकरात की तरफ लेके आ रहा था
और दूसरी तरफ इसराइल की मदद कर रहा था। जो CIA थी उसने अमेरिका की जो CIA थी उसने इसराइल को पूरी रेकी दी कि जनाब आला इस टाइम ये यहाँ पे है, इस टाइम ये यहाँ पे है। तो ये सारा जो काम हुआ है, ये मेरा ख्याल है कि ईरान गलत फैसला। अच्छा, इसमें यदि देखिए आपकी बात को मैं लेके चलता हूँ, एक खातून के बारे में भी आया था कि वो उसने इस्लाम कबूल किया, फिर बड़ी पॉपुलैरिटी हुई, फिर वो इधर आ गई, मुंतकिल हो गई, वो जासूसी करती रही। डेफिनेटली जासूस तो थे। कुछ अर्सा पहले ईरान के अंदर जो पेजर धमाके हुए थे, अब वो भी उनकी जो एजेंसी, इंटेलिजेंस एजेंसी के लोगों के ऊपर वो किया गया था, टारगेट किया गया था। सवाल ये है कि अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान के अंदर हमारी ISI के होते हुए कोई इस किस्म का एडवेंचर करता है तो 15 मिनट में पकड़ा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर फिर इंटेलिजेंस, जो ईरान की इंटेलिजेंस है, उसके फेलियर है ना कि इतना कुछ वो लोग जासूस अंदर आ गए, वो पेजर कह रहे हैं मशवरा दो, और वो फिर डेफिनेटली हाई लेवल पे बैठे हैं, हाई लेवल पे बैठे बिल्कुल हैं। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। ये ईरान की एजेंसियों की बहुत बड़ी नाकामी है। देखिए मोसाद जो थी, इसराइल की जो एजेंसी थी, वो उनके सेंटर में थी। पहले उन्होंने ज़मीनी अटैक किया, उसके बाद उन्होंने फ़ज़ाई अटैक किया, और ये सब कुछ होता है ईरान को पता ही नहीं चलता, क्योंकि उसके अंदर जो कह लें कि जासूस थे वो इस हद तक अंदर जा चुके थे, उनके सियासी लोगों के, उनके साइंसदानों के अंदर, कि उनको पता ही नहीं चला। ये बहुत बड़ी बात है कि जो एजेंसी हैं उनका काम था कि पहले बताते। पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह इसीलिए बचा हुआ है कि जो हमारी एजेंसी हैं वो पूरी दुनिया की जो है सबसे जो बेहतरीन काम करती हैं उनमें से हैं। तो ये एक अहम चीज़। दानियाल, एक मिनट रुके, मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। नाज़रीन, आप ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद गुफ्तगू जारी रखें। वेलकम बैक जी दानियाल। ये देखें ना जी, जो गद्दारी करके चंद टगों की खातिर वो अपना ईमान बेचते हैं और अपने मुस्लिम भाई या अपने मुल्क के खिलाफ जिस तरह से दुश्मन का साथ देते हैं, वो सामने है। ईरान पे भी इसी तरह हमला किया गया कि ना सिर्फ आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ बल्कि जोहरी साइंसदान, अहम लोगों, शख्सियात को किया। ईरान अगर चाहता तो वो सुप्रीम लीडर तक भी, इसराइल चाहता तो सुप्रीम लीडर तक भी निशाना कर सकता था, लेकिन अब वो ये चाहता है कि वो सुप्रीम लीडर तक पहुंचे। लेकिन वो इस वक्त खुद भी परेशान है, इसराइल और अमेरिका, कि इनके पास कितनी ताकत है, ये कितना लड़ सकते हैं। अच्छा, इन्होंने कोशिश ये की कि हम इनको हमला करेंगे और रिजीम चेंज कर देंगे, जिस तरह से उन्होंने इराक़ में किया। जिस तरह से ईरान के ज़रिए इन्होंने पहले इराक़ पर हमला करवाया और फिर आपस में लड़ाई पड़वा के डिवाइड एंड रूल के ज़रिए इन्होंने कोशिश की कि हम सद्दाम हुसैन को, जिस तरह से हमने रिजीम चेंज कर दिया था, आज इराक़ मदद कर रहा है। इराक़ में मौजूद जो फ़ज़ाई अड्डे हैं और वहाँ की जो बेसिस हैं वो इस्तेमाल हो रही हैं, जो ईरान हमला भी करता है। पहले अगर आप देखें, ईरान और इसराइल का जो बॉर्डर है, ये इनके आपस में तकरीबन 2313 किलोमीटर का फासला है। इसके दरमियान इराक़ आता है, शाम आता है, अर्दन आता है, और जिसको जॉर्डन भी कहते हैं। तो यहाँ से होते हुए हमले, लेकिन यहाँ पर ये बात कहें कि ईरानी बड़ी खुददार कौम है, और जिस तरह से उन्होंने पिछले 8 दिन से इतने बड़े दुश्मन को, अमेरिका जो सुपर पावर है इस वक्त, उसको भी परेशान किए हुए हैं। उस चीज़ का अंदाज़ा आप इस चीज़ से लगा लें कि जब मीडिया ब्रीफिंग डोनाल्ड ट्रंप दे रहा है तो वो ये कह रहा है कि हमें भी नहीं पता कि हम क्या करने जा रहे हैं। और कल एक बड़ा मज़ाखेज़ बयान आया वाइट हाउस से कि हम 2 घंटे में फ़ैसला करेंगे और अभी पता लग जाएगा कि ईरान के साथ हम करने क्या वाले हैं। अब तकरीबन 18 घंटे गुजर चुके हैं, अभी तक वो 2 घंटे का ऐलान नहीं। हम नहीं चाहते कि जंग हो, हम नहीं चाहते कि ख़ित्ते में ऐसी परेशानी की सूरत हाल बने। इसराइल भी परेशान है। अच्छा, ईरानी तो समझते हैं कि हमारा नुकसान जो होगा ही होगा। जो धमकी लगाई ट्रंप ने, कहा कि आप अनकंडीशनल सरेंडर कर दें। जब ट्रंप से सवाल किया अनकंडीशनल सरेंडर क्या है, तो उसने कहा कि भाई जो हुआ सो हुआ, हम माफ़ी चाहते हैं और हम अपने आप को सरेंडर। और उसके बाद सुप्रीम लीडर ईरान के जो बयान आया आयतुल्लाह ख़मेनी साहब का, उन्होंने कहा कि हम एंड तक, ये नहीं है कि वाइट हाउस में आके गिर के माफ़ी मांगेंगे या कोई डील करेंगे, ऐसा नहीं होगा। आखिरी ईरानी तक जंग रहेगी। और सबसे बड़ा वाक़या यहाँ पर कल जुमे का रोज़ था और इस वक्त इसराइल में सफ़े मातम है, आपस में गुत्थम गुत्था हो रहे हैं लोग। उन्हें आदत नहीं है ना, उन्हें पता नहीं है इन चीज़ों का। देखिए, ईरान के लोग हों, पाकिस्तान के लोग हों, अफ़गानिस्तान के लोग हों, हमारे पास तो सबसे बड़ा हथियार ये है कि जी बच गए तो गाजी, मारे गए तो शहीद। ठीक है ना, हमारे पास
किसी भी मुसलमान के पास सबसे बड़ा हथियार ही है। अब ये हथियार किसी दूसरे मज़हब के पास नहीं है। इस सिचुएशन के अंदर जब ईरान और फिर इजराइल के लोग, आपको पता है उन्होंने एक चीज़ सीखी है, इजराइल ने हमेशा ये किया है कि निहत्ते फ़लस्तीनी, निहत्ते बच्चों पे जुल्म करना, अस्पतालों पे बम चलाना। दानियाल साहब, अली तारिक साहब, ये बहुत आसान है, लेकिन जब आगे से बंदूक पकड़ के, आगे से मिसाइल पकड़ के कोई टकरेगा तो फिर यही हालत। ये सिर्फ प्लान साहब, ये सिर्फ प्लान जो है ना, जो है हमले करना जानते हैं, अगर आगे से आ गया ना तो साथ ही माफ़ी मांगना इस वक्त बड़ी परेशानी की सूरत हाल है। अब ये जंग जो है ना अमेरिका से समटी नहीं जा रही, और ये जंग जो है ना इसके असरात अमेरिका की सुपरमेसी को भी ना लपेट में ले जाएंगे। और इस तरह के जो बयानात आए हैं, दुनिया अब ये बात करना शुरू हो चुकी है, चाइना ने बात की कि अमेरिका के बगैर भी दुनिया चल सकती है, और ये बातें होना शुरू हो चुकी हैं। और अब जो है एक और ब्लॉक बनना जा रहा है तेहरान के अंदर। जुमे की नमाज जो है लोग सड़कों पे पढ़ रहे हैं और हाथ में ईरान के झंडे और यकजहती का इजहार कर रहे हैं, इसके बावजूद कि बहुत ख़तरनाक हमले किए इसराइल ने और उनकी हाई कमांड के लोग मार दिए गए हैं। लेकिन दूसरी तरफ वो बैंकर में छुप रहे हैं, उनके लोग आपस में। अली, आपकी तरफ आते हैं। अब ये बैंकर की जो ये बात कर रहा है, मेरे लिए एक बड़ी हैरानगी की बात ये थी, मेरे बड़े काबिल एहतराम भाइयों की तरह दोस्त इमरान रियाज, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने एक इस पे किया था, अपना वीलॉग किया। मैं सुन रहा था, वो कह रहे हैं जी जो इसराइल के पास बंकर्स हैं, बड़े एयर कंडीशनड हैं, वहाँ झूले लगे हुए हैं। अच्छा, मुझे थोड़ा सा, मैं आपसे इसका जवाब नहीं मांग रहा, लेकिन मुझे कन्फ्यूजन ये है कि पाकिस्तान के पासपोर्ट पे तो इसराइल है ही नहीं, ठीक है ना, आप वहाँ पर जा ही नहीं सकते। उनकी जो मैं गुफ्तगू सुन रहा था, मैं बड़ा उनकी बातों से, कई बातों से बड़ा इंप्रेस होता हूँ, बड़ा अच्छा बात करते हैं, लेकिन उनकी बातों से ऐसा लग रहा था कि वो बंकर के अंदर से विजिट करके आए हैं, वो बंकर के अंदर से उस एसी की ठंडी हवा लेके आए हैं, वो झूले झूल के आए हैं, वो जो बता रहे थे कि बच्चों के। लेकिन इसके बावजूद, हाँ, इसके बावजूद बंकर के अंदर जाके रहना और ये ना पता हो, आज हमें ये कह दिया जाए कि आपने इस कमरे से बाहर नहीं रहना, हम 6 महीने खुशी से सब कुछ खा पी के इस कमरे में, दफ्तर में रहे। जब हमें कोई कह देगा ना कि 3 घंटे आपने बाहर नहीं जाना, तो दानियाल साहब, अली तारिक साहब, हमारा दरवाजे की तरफ हमारी नज़रें होंगी कि जब मौका मिले हम बाहर निकलें, 3 घंटे नहीं पूरे होने दे। अली, अमेरिका ईरान में रजीम चेंज करना चाहता है। अच्छा जी, अब उनकी जो पॉलिसी है, जैसे अभी आपने ये बताया था कि वो अपने ख़ासुल ख़ास रज़ा शाह के बेटे को वहाँ पर लाना चाहते हैं। अब वो चाहते हैं कि जिसको हुकूमत दिलवा दें और फिर सब हंसी खुशी रहने, फिर दोबारा इसराइल के साथ उनके ताल्लुकात हो जाएं। लेकिन जो पिछले कई साल से ईरान के लोगों का एक माइंडसेट हो चुका है, लोग पसंद नहीं करते थे हुकूमत को, बिल्कुल नहीं करते थे, लेकिन जब इसराइल ने हमला किया तो पूरी ईरानी कौम को हमने देखा कि वो सड़कों पे निकल आई और वो आके अपनी इसी हुकूमत को, जिसको वो पसंद नहीं कर रहे थे, इनके साथ खड़ी होगी, इनके हक में नारेबाजी शुरू कर दी। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर मुझे ये बताएं कि वो अमेरिका का जो किरदार है, रजीम चेंज का जो कर रहा है, कैसे कामयाब हो सकता है? ये जो सवाल है ना, ये बड़ा, अगर आपने कह रहे हैं कि दिल के करीब वाला की है, इसमें ईरानियों के ईरानियों के भी, और ये इसमें बड़ा सर अहम है। सर, सबसे पहले तो बात ये कि इसराइल का एक ख्वाब था कि मैं ग्रेटर इसराइल बनाऊँ, और ग्रेटर इसराइल जब भी बनेगा जब अमेरिका और वो दोनों ज्वाइंट मिलकर काम कर रहे थे। और बेसिकली ईरान जो है वो इस वक्त अमेरिका के कहने में नहीं है, और अमेरिका को जो पूरी दुनिया के बने हुए हैं ऑर्डर देते हैं और सारे मामला चलते हैं अपनी तरफ से अब्बाजी वड्डेपा है ना, ईरान को पसंद नहीं कर रहे। अब ईरान को पसंद नहीं कर रहे तो उन्होंने सोचा कि यहाँ पर रजीम चेंज होगी। और ये जो इन्होंने न्यूक्लियर वाली गेम चलाई है ना, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। इसमें भी जो AI और EI की जो रिपोर्ट थी, वो 3 रिपोर्टें आ चुकी थी इससे पहले। एक रिपोर्ट आई कि उधर कोई न्यूक्लियर, कोई ऐसी चीज़ नहीं है, फिर रिपोर्ट आई कि फिर कुछ नहीं है, तीसरी रिपोर्ट आई कि अभी हम काम कर रहे हैं, पता चल जाएगा। उस रिपोर्ट पे इसराइल ने हमला कर दिया। मतलब कि ये बहाना ढूंढ रहे थे, असल में बहाना न्यूक्लियर नहीं था, असल चीज़ थी रजीम चेंज। और जो आयतुल्लाह खमीनी साहब है वो 1989 से वहाँ पर है, और लोग बड़ी वहाँ पे उनकी कदर करते हैं, लोग उनको बड़ा ईरान के झंडे के साथ उनकी तस्वीर लगाते हैं। लेकिन ये चीज़ अमेरिका को पसंद नहीं है, और ईरान से इसलिए भी बड़ा अहम है कि वहाँ पर 21% जो परसेंटेज जो आपकी ऑयल की है वो वहाँ से निकलती है, जिसको आपने हम्स कहते हैं, जो एक इंटरनेशनल एक कह लेंगे तजारत का है। तो ईरान के पास वो है, और अगर अमेरिका ईरान पर काबू पा लेता है तो उसके लिए फिर सऊदी अरब, कतर,
और उसके बाद जो यमन है इस पर भी कंट्रोल पाना जो है उसका बड़ा आसान हो जाएगा। तो अमेरिका को ये इस वक्त वो चाहता है कि ईरान मेरे काबू में हो, लेकिन इस हुक्मरानों के होते हुए काबू पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। इसी वजह से फिर उसने सोचा कि या तो फिर हमारे आगे लेट जाओ या फिर हमारे आगे जो है ना नहीं लेटोगे तो फिर बम बरसाएंगे। तो वो आयतुल्लाह खमीनी साहब और पूरे ईरान ने फैसला किया कि ठीक है लेटना तो नहीं है, बम भी मार लो। ये होना भी कोई नहीं। ब्रेक ले लें और ब्रेक के बाद दानियाल आपकी तरफ आएंगे और सवाल ये होगा कि दोनों ममालिक के नुकसानात की इस वक्त क्या पोजीशन है और किसके ज़्यादा नुकसान है, ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी दानियाल। दोनों ममालिक में इस वक्त जो है वो अब तो ज़रा थोड़ा सा स्लो हो गया सिस्टम, लेकिन नुकसानात काफ़ी हुए हैं। इनका तो जानी नुकसान भी हुआ है ईरान के, जैसे मैंने अभी स्टार्ट में बात की थी। दूसरी तरफ इत्तलात ये आ रही है कि तेल अवीव समेत इसराइल के कई शहर ऐसे हैं जो इस वक्त खंडरात के मनाजिर पेश कर रहे हैं। क्या इसमें आपके पास इत्तलात हैं? देखें जी, ईरान एक रकबे के लिहाज से एक बड़ा मुल्क है, इसमें कोई शक नहीं है। और इसराइल जो है वो काबिज़ हुआ है उस फ़लस्तीन और उस खित्ते में यरूशलेम बैतुल मुक़द्दस के मकाम पे जहाँ पर वो अपना हैकल इस्लामी दोयम जो है वो सलमानी बनाना चाहता है। तो खैर ये तो एक मजहबी बहस अपनी जगह पर है। ये कोशिश इसी तरह ही कर रहे हैं कि यहूदी जो है वो पूरी दुनिया पर काबिज़ होंगे, उसका अमेरिका के ज़रिए आपस में ताल्लुकात बना के। जो इसराइल ने ईरान पर हमला किया है वो बड़े ख़तरनाक किए हैं, ये बात दुरुस्त है। और कई जो है सैकड़ों के करीब जो है लोग जो हैं वो लुक़मा अजल भी बने, शहीद भी हुए हैं। मगर दूसरी दर्जनों कह सकते हैं, सैकड़ों में फिर आगे चला जाती है बात के करीब जो है वो लुक़मा अजल लोग बन चुके हैं। मगर उस जगह पर आज भी मतलब जो हमले इसराइल कर रहा है ईरान पर वो टारगेटेड कर रहा है, क्योंकि जासूस आज भी मौजूद हैं और अंदर की जो खबर उनको मिलती है कि किस जगह का टारगेट करना है वो एग्जैक्ट करता है। और सबसे बढ़कर इसराइल ने जब हमला करना होता है तो उसके करीब इराक़ से वो हमला कर सकता है। उसके पास मौजूद है अमेरिका के लोग, अमेरिका के ना सिर्फ इंटेलिजेंस के लोग बल्कि अमेरिकी फ़ौजी जो है वो इराक़ में मौजूद हैं। वो आसानी से जो है वो हमला ईरान पर कर लेते हैं और टारगेट जो है वो आसानी से हदफ कर लेते हैं। इसराइल पर हमला जब ईरान करता है तो उसको काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। तकरीबन इस वक्त तक जो हमारी इत्तलात हैं 5000 से ज़ायद जो है मिज़ाइल वो दाग दिए गए हैं। मगर जब वो मिज़ाइल पहुंचते हैं तकरीबन उनको 25 से 30 मिनट लगते हैं और वो पहुंचते पहुंचते रास्ते में इराक़ उसको रोकता है। कुछ बच के आगे निकलेंगे तो जॉर्डन है या शाम में उनको रोका जाता है, तो फिर जाके कुछ जो है वो फिर भी हमला कर देते हैं। जो तेल अवीव और इसके साथ साथ हफ्ज़ा जैसे शहर हैं ईरानी मिज़ाइलों से जो है वो खंडरात का मंजर पेश करने लग गए हैं। लोग एक दूसरे के साथ गुत्थम गुत्ता हैं। जो तस्वीरें सामने आ रही हैं और जो मज़ालिम ये फ़लस्तीन और गज़ा के मासूम लोगों पर ढाते थे वो मंज़र आज इसराइल का जो खंडरात हैं वो पेश कर रहे हैं। और नुकसान की अगर बात की जाए तो अगर जौहरी हथियारों की बात की जाए, हथियारों के लिहाज से, तो अमेरिका की सपोर्ट की वजह से इसराइल काफ़ी मजबूत दिखाई देता है बज़ाहिर देखने को। मगर ईरान ने जिस तरह से जो मिज़ाइल अगर 5000 चलाए हैं तो इस वक्त कई 5000 इनके पास रिज़र्व पड़े हैं। वहाँ तक आज तक जो है ये तमाम जासूस लोग नहीं पहुँच सके। वो ज़ेर ज़मीन हैं, वो ज़ेर समुंदर हैं, वो किस मुकाम पर हैं और इसी तरह से वो मुकाबला करता हुआ दिखाई दे रहा है। और आप इस बात से अंदाज़ा लगा लें ईरान जिसकी सुपर पावर, सुपर स्टैब्लिशमेंट जिसको जो है जहाँ बाग कर दिया जाता है, उसको शहीद कर दिया जाता है, इसके बावजूद वो लड़ रहे हैं। और ना सिर्फ लड़ रहे हैं बल्कि अगर अमेरिका ने उनको धमकी दी तो उल्टा उन्होंने अमेरिका को भी कहा कि हमारा जो नुकसान होना है होगा या हो जाएगा, हमें कोई परवाह नहीं, मगर जो पड़खच्चे हम अमेरिका के जो है उड़ाएंगे वो पूरी दुनिया देखेगी। तो ये सूरत हाल है। इस सूरत हाल में ईरान का बज़ाहिर नुकसान ज़्यादा है, मगर इसराइल जो बड़ा अपने आप को दावेदार समझता था उसके साथ जो हुआ है वो यही है कि जैसे आप समझते हैं कि छोटा बच्चा जो है बड़े बंदे को थप्पड़ लगा। बिल्कुल ठीक है। अली आपकी तरफ आते हैं जनाब। ये जंग पाकिस्तान और इंडिया की हो या ईरान इसराइल की हो, इंडियन मीडिया की दुम पे बड़ा पाँव आता है आजकल। फिर मैं देख रहा हूँ वो उनका जो है वो घटिया सा क्या उसका मेजर, पता नहीं किस तरह का मेजर है। इस तरह के मेजर्स को देख के तसल्ली होती है कि कम अज़ कम इंडिया की फौज जो है सारी ज़िंदगी पाकिस्तान का जो है वो सामना नहीं कर सकती।
वो गौरव आर्या के दुम पे पाँव आया होता है तो बहुत मज़ा आता है, मैं तो बड़ा एंजॉय करता हूँ। इंडिया इस वक्त इसराइल की सपोर्ट में खुल के सामने है, इंडियन मीडिया की भी बात कर रहा हूँ, इंडिया की भी कर रहे हैं। और यहाँ पर जो पाकिस्तान के थे मामला, वो तो जाहिर है वो तो फिर अब वो इस तरह के कुत्ते छोड़े हुए थे उन्होंने, गौरव आर्या जैसे, तो मैं उस पर डिस्कस नहीं करता। अब इंडिया के साथ दे रहे हैं, मुझे लग रहा है कि जो पाकिस्तान की जंग में इनके सुबकी का सामना करना पड़ा इंडियन मीडिया को, अब इस मरतबा भी वही उनके साथ हो रहा है। ऐसे आपकी बात बिल्कुल ठीक है, जब भी जंग होती है तो वो न्यूट्रल जर्नलिज्म तो नहीं होती, लेकिन इंडिया जो है फिर उसकी जर्नलिज्म तो ये थी कि उन्होंने लाहौर में दरिया भी बना दिया। नहीं दरिया नहीं, समुंदर बड़ा मुझे दुख हुआ था। और फिर आप देखें कि उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म भी गिरफ्तार हो गए और पता नहीं क्या क्या, मतलब कि और तहाड़ जेल में चले गए। मुझे सबसे इंटरेस्टिंग लगा था जब उन्होंने कहा था कि जी वो लाहौर की बंदरगाह, मैं कहा यार मुझे भी 30-32 साल हो गए लाहौर में जर्नलिज्म करते हुए, मुझे यहाँ पर पैदाइश हुई सारा, मुझे आज तक वो समुंदर क्यों नज़र नहीं आया। हम भी 2 डुबकियाँ लगा रहे थे भाई कच्चे पैन के बीच में। लाहौरियों ने 3 दिन से खाना नहीं खाया और हम उसी में नाश्ता कर रहे थे। हम सीरी पाए खाते हैं। खाने के बगैर ये उस दिन की बात है जब हम पर चांपे खाने गए थे, जिस दिन हम चांपे खाने गए थे। आप देखें ना कि वो कहते हैं लोहड़ियों ने 3 दिन से खाना नहीं खाया, ये तो बड़ा अजूबा हो जाएगा कि लोहड़ियों ने खाना नहीं खाया। सर इंडियन मीडिया को तो नोट ये पड़ी है कि जो फील्ड मार्शल साहब गए हैं ना, तो वाह मैं कहता हूँ ये जो दुम पे पाँव आया ना इंडिया की, यकीन करें ये तो सारी जिंदगी के लिए मजा आ गया। इंडिया का पार्टनर है ना अमेरिका, और अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि आई लव पाकिस्तान। वो छोड़ दें, कोई भी अब उस पर तनकीद करने वाले, लेकिन उस टाइम तो उसने कह दिया ना आई लव पाकिस्तान, तो फिर इंडिया किधर गया? इंडिया तो देखता ही अब्बू जी की तरफ है, तो अब्बू जी तो कह रहे हैं कि इधर मोहब्बत है, तो वो फिर कहाँ गया? दूसरी बात ये कि अभी तक इंडिया वहाँ पे नहीं गया सर, ना डोनाल्ड ट्रंप से उनकी मुलाकात हुई ना कुछ और यहाँ पर फील्ड मार्शल साहब जब गए हैं, डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात हुई है, तो उस टाइम जो वहाँ पर कह लें कि मातम हुआ है ना वो, और वहाँ से प्रोपोगंडे हुए, ये जो छोटे मोटे आप देख रहे थे ना पिछले 1-2 रोज़ में प्रोपोगंडे हो रहे थे, जो मातम हो रहे थे वो इंडिया वाली साइड से ज़्यादा हो रहे थे और वहाँ से भी इधर आ रहे थे। तो असल इनको मौत पड़ी है कि फील्ड मार्शल साहब अमेरिका, और अमेरिका ने फिर खुद बुलाया, ये नहीं कि हमने कहा है कि हमें बुलाओ जी, उन्होंने खुद बुलाया है, वहाँ जाके फिर मुलाकात हुई है और 1 घंटे की मुलाकात थी, कितनी इंटरेस्टिंग हो गई होगी कि 2 घंटे हो गई मुलाकात, फिर क्या क्या बातें हुई होंगी। और वैसे भी ट्रंप साहब जैसे आदमी जो है, जो हम उनको टीवी पे देखते हैं, उन्होंने ये कहा होना है कि सही दानियाल आप पे भी आता है, लेकिन थोड़ा सा इसको मैं, फील्ड मार्शल साहब जनरल आसिम मुनीर साहब की मुलाकात होती है ट्रंप से, क्या ये मुमकिन है कि उन्होंने ट्रंप को ये मशवरा दिया हो कि भाई आप इस बड़े बूढ़े से पीछे रहो, आपको क्योंकि नोबेल प्राइज़ के लिए नॉमिनेट किया है पाकिस्तान ने, तो आप उस पर फोकस करो ये मामला, क्योंकि उन्होंने भी ये कहा कि ईरान के हवाले से हमारा पाकिस्तान, हम ज़्यादा बेहतर उनको समझते हैं। क्या कहते हैं? की हामिल मुलाकात थी और 1 घंटे का ये वक्त रखा गया और कैबिनेट हॉल में ज़ोहराना हुआ, पुरतकल्लुफ़ ज़ोहराना हुआ, और उसके बाद साफ़ियों से गुफ्तगू जब की उन्होंने ऑल ऑफिस में, तो वहाँ पर ब्रीफिंग देते हुए भी कहा कि ये मुलाकात एक लंबी चली और खित्ते के लिए बड़ी अहमियत की हामिल है, और इसमें नो डाउट 1 घंटे की जो स्केजुअल मीटिंग थी जो 2 घंटे से ज़ायद हुई ISPR के एलामिया के मुताबिक, और जिसमें खित्ते में अमन और ये सारी सूरत हाल पर जो है कोशिशों को सराहा गया है, और डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से पाकिस्तानी हुकूमत, पाकिस्तान के सिपाहसालार की तारीफ़ भी की गई, और इस सारी जंग में उन्होंने, बल्कि जैसे अली बात कर रहा था कि तुन के रखा इंडिया को, इस चीज़ पे भी बात हुई है, और उनकी का इशारा इसी तरफ ही था कि आप इस मामले में अब कोशिश करें कि इसराइल वगैरह के ये ईरान के वाले मामले में ना, लेकिन अमेरिका यहाँ पे खुद परेशान है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमें खुद नहीं पता कि अमेरिका अगला कदम क्या उठाने वाला है। इसराइल वो उनका पालतू बच्चा है, मैं कुछ कह सकता हूँ या अगर इजाज़त हो मगर वो है कि वो अब अमेरिका से भी नहीं संभाला जा रहा, अमेरिका से भी नहीं संभाला जा रहा, बावला हो गया जी। वो अमेरिका के उन्होंने आज बयान दिया, उन्होंने कहा कि अगर गलती की अमेरिका ने ईरान पर हमला करने की, तो फिर ईरान का जो जवाब होगा वो इंतहाई सख्त होगा। मतलब कि वो एक्स थे, उनका बयान तो चल सकता था, तो उन्होंने खुल के बता दी है ट्रंप साहब को कि जनाब ये गलती ना करना, ये अब ईरान जो करेगा वो फिर समझ से बाहर होगा। ये सारी सूरत हाल है ना, नेतन्याहू इस वक्त बावला कुत्ता बना हुआ है, और उसने जिस तरह से हमला किया है, मैं पहले भी ये बात कर चुका हूँ, अमेरिका की सुपर
मेसी जो है वो इस वक्त जो है ना वो क्वेश्चन हो चुकी है, और अगली जो बनने जा रही है, नया बेल्ट जो बनने जा रहा है, उस वो फॉरवर्ड ब्लॉक ऐसा है कि वो लपेट में ले जाएगा। और इस जंग के असरात अगर ना थमें तो अमेरिका की सुपर पावर जो है ना वो भी शायद ख़त्म हो मेरे जाए। पास टाइम बहुत कम रह गया अली, आपसे पूछूंगा कौन कौन सा मुल्क इस वक्त ईरान के साथ खड़ा है, इसराइल के साथ कौन कौन खड़ा हुआ है, कोई इस पे क्या आपकी इताद है? बेसिकली जो चाइना है वो तो ईरान की तरफ है, वो तो खुल के। उसके बाद फिर एक कोरिया जो कि बड़ा उस वक्त तक खामोश था, लेकिन उसने भी ये बात की है, कल उसका बयान आया कि जो इसराइल है वो एक कैंसर की तरह है। फिर उसके बाद रूस ने कहा है कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो फिर आप हमें बता दें, हम देख लेते हैं, क्योंकि रूस भी है और फिर पाकिस्तान भी है। तो जो इस वक्त सर ईरान है उसके साथ तमाम लोग खड़े हैं। यहाँ तक कि सऊदी अरब ने भी ये बयान दिया था कि जितने भी ज़ायरीन हैं तो वो हमारे दरवाजे खुले हैं, वो आ सकते हैं। फिर तुर्की ने अभी OIC का इजलास चल रहा है, तो उसमें तुर्की ने बड़ा ही कह लें कि एक अहम स्टेप लिया। उन्होंने फ़लस्तीन की जो करनी थी उसके साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जो इसराइल की ईरान पर हमले इसकी भी हम मजम्मत करते हैं। तो मुझे लग रहा है कि जो ईरान वाला वाक़या हुआ है इस पर पूरी जो मुसलमान दुनिया है वो भी इकट्ठा एक पेज पर जो है होने जा रही है। बहुत शुक्रिया अली तारिक आपका, दानियाल राठौर आपका। नाज़रीन अब तक के लिए इतना ही। शादाब रियाज को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।